Hello everyone. Again, this is one of the most important topic for UGC NET Commerce. क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज बार बार पूछे जाते हैं. अब तक हमने समझा कि कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में कैसे एंटर करती हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल लेवल पर इन एक्टिविटीज को रेगुलेट कौन करता है. तो इसी को समझने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक एंड WTO. As a JRF qualified candidate, I will help you focus only on exam relevant concept. So let's begin. सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की. वर्ल्ड बैंक को हम IBRD भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ये 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बना था और 1945 से इसने अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर दी. इसका मेन पर्पस क्या था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके. ये इसका पर्पस था. अब थोड़े से इसके क्विक फैक्ट्स आते हैं. सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है. सब लोग जेनीवा मार्क कर देते हैं क्योंकि जेनीवा एक कॉमन हेडक्वार्टर है, बट यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर हमें याद रखना है कि वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स है. ठीक है. इसके अंदर 189 मेंबर कंट्रीज है एंड इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी. पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो सबसे पहले आपको IMF का मेंबर बनना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है. वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ही 5 कंपोनेंट्स आपके आते हैं. ठीक है. अब हम इनको एक एक करके डिटेल में भी समझेंगे. सबसे पहले आता है हमारा IBRD. IBRD कब बना था हमारा? 1944 में बना था. ये क्या करता है? डेवलपमेंटल लोन्स देता है. ठीक है. कोई भी अगर मिडिल लेवल कंट्री है, मिडिल इनकम कंट्री है, या कोई लो इनकम कंट्री है, उनको क्या करता है? लोन्स प्रोवाइड करता है ताकि वो और ज्यादा डेवलप हो सके. और सबसे पहले हमारे यही बना था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से. दूसरा आता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1956 में. ये क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ पे फोकस करता है, यानी कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो स्टेब्लिश हुआ था 1960 में. ये क्या करता है? जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं या फिर पुअरेस्ट कंट्रीज होती हैं, ये उनको क्या करता है? लो इंटरेस्ट देता है. ठीक है. लो इंटरेस्ट लोन्स देता है या फिर कभी कभार इंटरेस्ट फ्री लोन्स भी दे देता है. तो इसी को हम नाम दे देते हैं सॉफ्ट लोन विंडो. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ICSID, जो स्टेब्लिश हुआ था 1966 में. ये क्या करता है? अगर कोई भी मेंबर नेशंस है उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो ये क्या करवाता है? सुलह करवाता है. वहां पे कंसिलिएशन या कंसिलिएशन करवाता है वहां पे. ठीक है. अब क्या होता है? इसके जो भी डिसीजंस होते हैं क्या होते हैं? बाइंडिंग होते हैं. और हम जो इसका डिसीजन हो गया फाइनल है, हम आगे अपील भी नहीं कर सकते. तो इंडिया इसलिए इसका मेंबर नहीं है. ठीक है. सिर्फ 5 कंपोनेंट्स में से सिर्फ यही है जिसका इंडिया मेंबर नहीं है. नेक्स्ट आता है मीगा, यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो स्टेब्लिश हुआ था 1988 में, पर इंडिया इसका मेंबर बना था 6 साल बाद, यानी कि 1994 में. अब इसका मेन पर्पस क्या रहता है कि जो भी FDI है उस पर गारंटी देता है. अब आप कोई फॉरेन नेशन में जा रहे हो, अब आपको क्या पता कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है या नहीं. वहां पे मे बी कोई पॉलिटिकल रिस्क आपका आ सकता है, कोई भी रिस्क वहां पे आ सकता है. ठीक है. तो उसके लिए ये आपको क्या देता है? गारंटी देता है मीगा. ठीक है. और जो फर्स्ट 3 है IBRD, IFC एंड IDA, इंडिया क्या है? इनका फाउंडिंग मेंबर है. बस याद रखना है कि ये ICSID का मेंबर नहीं है इंडिया. ओके. और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज है, तो ये मे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इनको अरेंज करो इन द ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. तो सबसे पहले IBRD आता है, देन IFC, देन IDA, देन ICSID, देन आपका मीगा. नेक्स्ट, ये आपके समरी में लिखा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है IBRD एंड IDA से मिलके बनता है, एंड जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ये 5 आर्म से मिलके बनता है, ये 5 से बनेगा. ठीक है. IBRD, IFC, IDA, ICSID एंड मीगा. अब जो आता है वर्ल्ड बैंक के इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, मतलब कि वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्ट्स रिलीज करता है. ठीक है. अब इसकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, पर ये कुछ 3 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मे बी एग्जाम में बार बार पूछी जा सकती है. सबसे पहला आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेकेंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, थर्ड इज लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. नाउ अब इसने कुछ गोल सेट कर रखे हैं 2030 के लिए. सबसे पहला गोल है कि इसको जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 3% पे लेके आनी है.
मतलब और भी ज्यादा नंबर है, एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, पर ग्लोबली मैं बात कर रही हूँ, पर हमें इसको 3% यहाँ पे लेके आना है, रिड्यूस करना है टू 3%, ठीक है। सेकेंड इसका गोल आता है कि जो भी हमारी पूरी ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका जो बॉटम 40% है, जो बॉटम 40% मतलब कि जो पॉपुलेशन में पॉवर्टी में बॉटम 40 है, ठीक है, उनकी हमें इनकम ग्रोथ करवानी है, यानी कि हमें शेयर करनी है प्रोस्पेरिटी को, ये इसका दूसरा गोल आ जाता है। अब हम बात करते हैं WTO की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बार बार पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द फाउंडेशन। एक्चुअली जो WTO है वो गैट का सक्सेसर है। गैट कब स्टेब्लिश हुआ था? 1948 में हुआ था। फिर जो WTO है वो 1995 में स्टेब्लिश हुआ था फ्रॉम द मैराकेश एग्रीमेंट, ठीक है। पर कौन सा राउंड है जिसमें डिसाइड किया गया था कि हम WTO को क्रिएट करेंगे? वो है यूरुग्वे राउंड, जो कि 1986 से 1994 तक चला था, ठीक है। एंड ये गेट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। एक बात और यहाँ पे याद रखेंगे कि जो गेट है वो कोई फॉर्मल या कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ये सिर्फ एक जनरल एग्रीमेंट था। पर जो WTO है ये प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है प्रॉपर, ठीक है। पर जो गेट है वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट था, ठीक है। अब इसके कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। और हमने वर्ल्ड बैंक का देखा था, कहां पे देखा था? वॉशिंगटन DC में हमने देखा था, ठीक है। इसके अंदर मेंबर कंट्रीज कितनी है? 164 है। ये कवर करता है 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? जो कि बहुत टाइम से यही है, नोगोजी ओकोंजो इविएला। मे बी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकती है, पर आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। सबसे ऊपर आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो एक हाईएस्ट अथॉरिटी है, और हर 2 साल में ये अपनी मीटिंग करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ये मतलब आपको कंफ्यूज करा जा सकता है कि ये 1 साल में 2 बार मिलते हैं या फिर ये 2 साल में 1 बार मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये 2 साल में 1 बार मिलते हैं और ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। फिर आती है हमारी जनरल काउंसिल, इसके नीचे आती है, जो डे टू डे ऑपरेशंस को देखती है। इसके अंदर बहुत सारी विंग्स होती हैं जो सर्विसेज, गुड्स में बहुत सारी चीजों को अलग अलग देखती है, ठीक है। WTO का सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट करने वाले हैं, फंक्शंस, गोल्स, इसके प्रिंसिपल्स, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादातर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन आता है ट्रेड नेगोशिएशन। इसका मतलब है कि WTO एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे जो कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, वो मिलकर डिसाइड करती हैं कि ट्रेड रूल्स क्या होने वाले हैं। एग्जाम्पल कि कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होगी, रिस्ट्रिक्शंस कम करनी है या नहीं करनी है। तो इन सिंपल लैंग्वेज WTO एक डिस्कशन टेबल है जहां पे सारी कंट्रीज बैठकर डील फाइनल करती हैं। सेकंड आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर दो कंट्रीज के बीच प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे एक कंट्री दूसरी पर अनफेयर टैक्स लगा देती है, ठीक है, तो WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी इंटरवीन करता है। ये कोर्ट की तरह काम करता है और एविडेंस के बेसिस पर डिसीजंस देता है। इससे क्या होता है? ग्लोबल ट्रेड स्टेबल रहता है। थर्ड इज ट्रेड पॉलिसी मॉनिटरिंग। WTO टाइम टू टाइम कंट्रीज की पॉलिसी चेक करता है ताकि जो WTO के रूल्स हैं वो वायलेट ना कर सके कोई भी मेंबर कंट्री। इन सिंपल लाइन WTO देख रेख करता है कि कोई कंट्री चीटिंग तो नहीं कर रही, ठीक है। ये है मॉनिटरिंग का मतलब। नेक्स्ट फंक्शन इज टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे WTO क्या करता है? अब वो क्या डेवलप्ड कंट्रीज को ट्रेनिंग देगा या डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को देगा? ऑब्वियसली जो डेवलपिंग है और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनको क्या देता है? ट्रेनिंग देता है, टेक्निकल असिस्टेंस, गाइडेंस देता है यहाँ पे, ताकि वो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को समझ सके। इससे जो स्मॉल कंट्रीज है वो भी कॉम्पीट इजिली कर पाती। नेक्स्ट इज कॉपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो WTO है वो IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटेड इन सबके साथ काम करता है ताकि जो ग्लोबल पॉलिसीज है वो अलाइन रहे और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। अब यहाँ पे जो WTO वो इंश्योर करता है कि जो एग्रीमेंट्स उन्होंने बनाए हैं वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। जो एग्रीमेंट्स उन्होंने बनाए हैं वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं, मतलब रूल्स सिर्फ बन नहीं रहे, फॉलो भी हो रहे हैं, ये WTO चेक करता है।
नेक्स्ट इज आउटरीच एंड एंगेजमेंट। डब्ल्यूटीओ एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी इंटरेक्ट करता है। अभी तक हमने देखा कि ये IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटेड के साथ भी कॉपरेट कर रहा था ताकि ग्लोबल पॉलिसी जो है हमारी अलाइन रहे। पर ये एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, ताकि इन्हें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम समझ सके। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है, आप देखोगे एनजीओ को ज्यादा पता होता है कि सबसे नीचे लेवल पे, रूट लेवल पे क्या कॉज हो रहा है। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन्हीं से समझ आती है जब एनजीओ के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और यहाँ पे उससे ज्यादा बेटर डिसीजन हम यहाँ पे ले पाते हैं। ठीक है, सो हमने क्या देखा, जो डब्ल्यूटीओ है वो रूल भी बनाता है, यानी कि रूल मेकर भी है, फिर उनको मॉनिटर भी कर रहा है, और साथ के साथ एक जज भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के गोल्स की। अब इन गोल्स को मैंने एक थीम वाइज में डिवाइड कर दिया। ठीक है, सबसे पहला आता है कोर, सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसका जो गोल है। ठीक है, सबसे पहला आता है रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, यानी कि सबसे पहला इसका काम क्या है, गोल क्या है, कि ट्रेड बैरियर्स हमें कम करने हैं। अब बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स जैसे कि टैरिफ हो गया, रिस्ट्रिक्शंस हो गई कुछ। ठीक है, जब ये कम होते हैं तो कंट्रीज के बीच ट्रेड इजी हो जाता है, राइट। सेकंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर मेरा ट्रेड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी होगी, उससे क्या होगी, जॉब भी क्रिएट होगी, तो इसलिए डब्ल्यूटीओ इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज करता है। थर्ड इज कॉस्ट रिडक्शन। डब्ल्यूटीओ का एम है इंटरनेशनल बिजनेस को सिंपल बनाना, यानी कि कम रूल्स, कम रिस्ट्रिक्शंस, इससे क्या होगी, कम कॉस्ट आएगी। अगर ज्यादा रूल्स होंगे, ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो हमें क्या करना है, रूल्स कम करने हैं, रिस्ट्रिक्शन कम करनी है, उससे अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट जो है डाउन हो जाएगी, और इससे हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी इंप्रूव होता है। ओके, सेकेंड जो थीम है वो है गवर्नेंस और इक्विटी गोल्स पे। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि डब्ल्यूटीओ इंश्योर करता है कि जो उसकी पॉलिसीज है वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि हर एक मेंबर नेशंस को पता हो कि क्या पॉलिसी है। ठीक है, कोई हिडन रूल या कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। सेकंड, सपोर्ट फॉर डेवलपिंग नेशन। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको यहाँ पे स्पेशल सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो डेवलप्ड कंट्रीज से पीछे ना रह जाए। ठीक है, थर्ड इज इंक्लूसिविटी इन डिसीजन मेकिंग। अब जो छोटी कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया जाता है, यानी कि उनकी वॉइस भी यहाँ पे मैटर करती है। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो डेवलप्ड नेशंस है वही डिसीजन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे छोटी कंट्रीज यानी कि लीस्ट डेवलप्ड नेशंस या फिर डेवलपिंग कंट्रीज, उनको भी यहाँ पे मौका दिया जाता है कि उनकी भी एक वॉइस है। ठीक है, अब थर्ड थीम आती है स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी गोल्स में। इसमें पहला पॉइंट आता है पीस एंड स्टेबिलिटी पे, कि यहाँ पे फेयर ट्रेड रूल्स रहेंगे तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे, इसलिए डब्ल्यूटीओ इनडायरेक्टली ग्लोबल पीस को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंट एंड हेल्थ प्रोटेक्शन। ट्रेड ऐसा होना चाहिए जो एनवायरमेंट और हेल्थ को हार्म ना करे। एग्जाम्पल, अनसेफ फूड होगा तो उसको अलाउ नहीं करा जाएगा, उसका ट्रेड अलाउ नहीं करा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ को यहाँ पे प्रमोट करता है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कि ये इंस्टीट्यूशन बनाया ही इस वजह से गया था। गैट में भी क्योंकि कुछ कमियां थी, गैट एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं था, एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं था, ना कि स्ट्रॉन्ग था, तो हमें डब्ल्यूटीओ बनाना पड़ा ताकि वो एक रोबस्ट और एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। और एक बात और, कि जो गैट था वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए था, पर जो डब्ल्यूटीओ है वो गुड्स के लिए भी है, सर्विसेज के लिए भी है, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए भी ट्रेड गवर्न करता है। ठीक है, सेकेंड इज डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये तो इसके सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सॉल्व करता है। जो गैट था वो डिस्प्यूट्स नहीं हैंडल करता था, एक सिंपल एग्रीमेंट था। ठीक है, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी यहाँ पे होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को क्विकली और फेयरली सॉल्व करना भी गोल है। ठीक है, अब आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से, कि आपको ये टेबल याद करनी है पूरी। ठीक है, कि जब आपका गैट बना था तो जब से लेकर और जब डब्ल्यूटीओ बना और डब्ल्यूटीओ के बनने के बाद भी कौन सा राउंड यहाँ पे हुआ है, ये हमें यहाँ पे याद रखना है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कभी कभार तो रिवर्स क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहला आपका जो राउंड है वो हुआ था जेनीवा, जहां से क्या हुआ था, हमारा गैट की क्रिएशन हुई थी, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यहां से ये क्रिएट हुआ था। तो याद रखेंगे जेनीवा 1947 में हमारा गैट क्रिएट हुआ था। ठीक है, फिर जो बाकी के बीच के आते हैं,
NEC, टर्की, जेनेवा 2, दिल्नॉन। यहाँ पे आपका टैरिफ रिडक्शन की ही बात हुई थी, ये आपको याद रखना है सीक्वेंस में, NEC, टर्की, जेनेवा 2 एंड दिल्नॉन। जेनेवा 2 क्यों लिखा है? क्योंकि दूसरी बार जेनेवा में हुआ था, ठीक है। इनके ईयर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जेनेवा 1947 का याद रखेंगे, ठीक है। फिर हुआ था कैनेडी में, जहां पे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा यहाँ पे रूल्स बना दिए गए कि एंटी डंपिंग कोड भी बनाया यहाँ पे, ठीक है। टोक्यो में क्या हुआ, यहाँ पे और कुछ कोड्स बना दिए गए नॉन टैरिफ बैरियर्स के लिए भी, ठीक है। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरोगे राउंड, जो 1986 से 1994 तक बोलता है, कोई 1993 तक बोलता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्रिएट हुआ था यहाँ पे WTO, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, वही यहाँ पे क्रिएट हुआ है यूरोगे राउंड में 1986 1994, ठीक है। फिर हमारा जब WTO क्रिएट हो गया था, उसके बाद आता है दोहा राउंड, जो कि अभी तक ऑनगोइंग है, ये फॉर्मली अभी तक कंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। ये हमारे 2001 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक प्रेजेंटली ये अभी तक चल रहा है, दोहा राउंड, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड कौन से हमारे, कैनेडी, टोक्यो, यूरोगे एंड दोहा, और सबसे पहला जेनेवा राउंड, ठीक है। पर आपको सीक्वेंस पूरा याद रखना है, रिवर्स ऑर्डर याद रख सकते हो तो वो कर लो, या फिर मेमोरी ट्रिक से स्टार्टिंग से क्रोनोलॉजी याद रख सकते हो, जैसे ऊपर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे गैट, GDK, TUD, ठीक है, GAT, GDK, TUD, कैसे याद रख सकते हैं, गुड एप्पल टेस्ट, गुड डिलीशियस केचप, टू यूज डेली। इससे क्या होगा, आपके सारे के सारे ये आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी, ठीक है। आपको ये भी याद नहीं करने की जरूरत कि इसमें क्या हुआ था, इस राउंड में क्या क्या हुआ था, वो तो आप जस्ट ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। बस आपको याद रखना है कि जेनीवा 1947 में गैट बना था और यूरो के राउंड में WTO बना था, ठीक है। और जो हमारा जो ऑनगोइंग है वो है दोहा राउंड, इतना आप याद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से टाइमलाइन को अपने माइंड में स्कैन कर लेना। नेक्स्ट आते हैं इसके कुछ एग्रीमेंट्स भी। सबसे पहले आता है AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये एग्रीमेंट एग्रीकल्चर पे फोकस करता है, ठीक है, जैसे कि मार्केट एसेस, सब्सिडी या फिर एक्सपोर्ट, इन सब पे ही फोकस करता है ये एग्रीमेंट। नेक्स्ट इज SPS, सैनिटरी एंड साइटो सैनिटरी मेजर्स। यहाँ पे ये फोकस करता है फूड सेफ्टी और एनिमल और प्लांट हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डिजीजेस, ठीक है। थर्ड इज ट्रिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब जो ये एग्रीमेंट है ये प्रोटेक्ट करता है IPRs को, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, इन सबको ही प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फोर्थ आता है आपका ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। यहाँ पे क्या करता है ये, जितनी भी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, ठीक है, वहां पे कोई भी डिस्टॉर्ट या कोई भी प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है तो उनसे ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इनको, ठीक है। अब ये ट्रेड डिस्टॉर्शन क्या होता है, कोई बता सकता है ट्रेड डिस्टॉर्शन क्या हो सकता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है ट्रेड को अनफेयर बना देना। लेट्स से गवर्नमेंट बोलती है कि फॉरेन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए 50% रॉ मटेरियल इंडिया से ही लेना होगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जो फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ रही थी, अब वो कंपनी फ्रीली डिसाइड नहीं कर सकती कुछ भी, उसका जो कंपटीशन है वो नेचुरल नहीं रहा, ठीक है। अब जो लोकल फर्म्स है उनको आर्टिफिशियल एडवांटेज मिल गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रेड डिस्टॉर्शन है। तो जो WTA के रूल्स होते हैं, स्पेशली ट्रिम्स, ये ऐसे रूल्स को अलाउ नहीं करता, ठीक है। लास्ट इज गेट्स। अब ये वो वाला गेट नहीं है, ये गेट्स है, ऐसे याद रखना, सर्विसेज वाला गेट्स है ये, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। यहाँ पे WTO जो है उसके रूल्स यहाँ पे सर्विस सेक्टर तक भी एक्सटेंड होते हैं। जो हमने फर्स्ट जो गेट देखा था जो जेनीवा 1947 में बना था, वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स में फोकस करता है, पर ये जो गेट्स है जो WTO लेके आया एग्रीमेंट, ये सर्विस सेक्टर पे भी फोकस करता है, जैसे कि बैंकिंग, एजुकेशन, टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है, ये भी यहाँ पे कवर होते हैं, which is not covered under the older GATT system. Okay. Next topic is WTO principles. यहाँ से पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं तो इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला आता है इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन। इसका मतलब क्या होता है, नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अगर एक कंट्री किसी एक कंट्री को बेनिफिट देती है तो सब WTO मेंबर्स को देना पड़ेगा। लेट्स से अगर इंडिया ने जापान पर टैरिफ कम कर दी, ठीक है, तो अब इंडिया को सारी की सारी मेंबर कंट्री पे भी टैरिफ कम करना पड़ेगा,
मतलब कि सारी मेंबर नेशन को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। अगर आपने एक मेंबर को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है तो सारी कंट्रीज को यहाँ पे देना पड़ेगा वो। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी, इक्वालिटी चलेगी बस। ठीक है, नेक्स्ट इज रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब गिव एंड टेक। अगर इंडिया यूएस को बेनिफिट देता है तो यूएस को भी इंडिया को बेनिफिट देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड बैलेंस होता है। और भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि सब कंट्रीज एक साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेंगी, किसी को फेवर नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, फोर्थ होता है कि आपका बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिएबल कमिटमेंट। ठीक है, जैसे कि जो डब्ल्यूटीओ है उसके जो रूल्स हैं वो बाइंडिंग होते हैं, लीगली बाइंडिंग होते हैं, सबको फॉलो करने पड़ेंगे, वो कंट्रीज को उन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये होता है बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल कमिटमेंट। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल्स ज्यादा इसके मेन रहते हैं। सबसे पहला तो आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन, जहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। सेकंड इज रेसिप्रोसिटी, गिव एंड टेक। थर्ड इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सबके साथ इक्वल आपको ट्रीटमेंट देना है। फोर्थ इज बाइंडिंग एंड इन्फोर्सिबल कमिटमेंट। ठीक है, फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम इसका, डिस्प्यूट सेटलमेंट। ठीक है, जब कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डब्ल्यूटीओ का सिस्टम उसे रिजॉल्व करता है। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइम फ्रेम भी होता है। अगर आप मतलब कि आपने जो उसका जो पैनल स्टेज होती है, जब उसमें पहली बार जब कोर्ट में जैसे जब पहली बार केस गया तो उसको यहाँ पे बोल रहे हैं पैनल स्टेज। ठीक है, तो उसने एक डिसीजन दे दिया, अब वो डिसीजन आपको समझ आ गया, दोनों पार्टीज को समझ आ गया तो ठीक है। ठीक है, वो आपको जो विदाउट अपील वो 1 साल में हो जाएगा, पूरा केस जो है 1 साल के अंदर सॉल्व हो जाएगा। पर अगर दोनों पार्टीज को वो मे बी किसी एक पार्टी को समझ नहीं आ रहा वो डिसीजन, तो वो अपील करेगी आगे जाके कि हमें डिसीजन समझ नहीं आ रहा, आप दोबारा से डिसीजन दीजिए। तो वो पूरा का पूरा 1 साल 3 मंथ्स में, मतलब कि प्लस 3 मंथ्स का यहाँ पे टाइम पीरियड और जुड़ जाता है। तो मतलब इतने समय में, इतने टाइम फ्रेम में पूरा का पूरा डिसीजन हो जाना चाहिए। यह है डिस्प्यूट सेटलमेंट। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम आपसे पूछा जा सकता है कि विदाउट अपील यहाँ पे 1 ईयर में केस रिजॉल्व हो जाना चाहिए, एंड विद अपील 1 ईयर 3 मंथ्स का टाइम यहाँ पे होता है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे ट्रैप्स समझ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक मेंबरशिप आप जब तक ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक आप आईएमएफ को ज्वाइन नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई कि ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 2 ट्विंस निकल के आते हैं, इनको हम ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं, आईएमएफ एंड आईबीआरडी। ठीक है, तो अगर आप जब तक आईएमएफ के मेंबर नहीं बनोगे तब तक आप वर्ल्ड बैंक को डायरेक्टली भी ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड ट्रैप यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो इंडिया है वो सिर्फ 4 आर्म्स का मेंबर है, और किसका मेंबर नहीं है, आईसीएसआईडी का मेंबर नहीं है, क्योंकि इसके जो रिजल्ट हैं वो बाइंडिंग है और आगे हम अपील भी नहीं कर सकते हैं। ट्रैप 3 क्या रहता है, डब्ल्यूटी और गैट के बीच में डिफरेंस। जो गैट है एक सिंपल एग्रीमेंट है जो गुड्स पे फोकस करता है, जस्ट अ ट्रीटी, और जो डब्ल्यूटीओ है वो गुड्स, सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे कवर जो है फोकस करता है, एंड एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रैप 4 क्या हो सकता है, टाइमलाइन, कि जो डब्ल्यूटीओ है वो बॉर्न हुआ था यूरोगेन राउंड में। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेनीवा में बना था, जेनीवा में बना था हमारा गैट, एक जनरल एग्रीमेंट, बट जो दोहा राउंड है वो अभी भी चल रहा है, वो ऑनगोइंग है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और ये हुआ कब था, डब्ल्यूटीओ के फॉर्मेशन के बाद, ये राउंड, दोहा राउंड। ठीक है, छोटे से कीवर्ड्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक एक डेवलपमेंट फाइनेंस, मतलब कि मतलब जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसको फाइनेंस करता है ये वर्ल्ड बैंक। डब्ल्यूटीओ ट्रेड रूल्स बनाता है। ठीक है, एमएफएन क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, यानी कि इक्वालिटी करता है। और आईडीए क्या है, जो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है, जो इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट रेट पे लोन्स देता है। ठीक है, ट्रिप्स में क्या था, हम आईपीआर की बात करते हैं। ठीक है, और एक ट्रिम्स में याद रखेंगे आप डिस्टॉर्ट वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को रिपीट पे सुनना। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो इस टॉपिक से बार बार पूछे गए हैं। So the first question is arrange the following negotiation rounds of WTO in reverse chronological order. अभी हमने क्या याद रखा था, स्टार्टिंग से याद रखा था। आप चाहो तो रिवर्स याद रख सकते हो, नहीं करना तो वो भी मत करो, आप सीधा वाला याद रखो फिर उससे कर लेना। ठीक है, खुद ही रिवर्स। हमने क्या देखा था, सबसे पहला जेनीवा राउंड हुआ था हमारा, राइट। जेनीवा के बाद हुआ था कैनेडी, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग तो कैनेडी आया। ठीक है, तो मैं ये तो कह सकती हूँ सब में से देख के मेरे पास 2 ही ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आप और भी एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपके 4 ऑप्शन होंगे तो, कि मेरा जो बी ऑप्शन है वो लास्ट में आना चाहिए अगर मैं रिवर्स की बात करूँ।
ठीक है। फिर जेनीवा के बाद हुआ था कैनेडी राउंड, ठीक है। कैनेडी के बाद हमने देखा था टोक्यो राउंड, जहाँ पे नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में बात हुआ था टोक्यो में, ठीक है। इसके बाद यूरोगे राउंड, जहाँ पे हमारा WTO एक्चुअल में क्रिएट हुआ था, ठीक है। देन आपका आता है दोहा राउंड, जो कि अभी चल रहा है, कर सकते हैं इजीली हम, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आ जाएगा। और जो ट्रिक बताई थी वो याद रखना, ट्रिक फिर भी दिखा देती हूँ दोबारा से। ट्रिक ये ट्रिक ये गैट GDK TUD, ठीक है। इस ट्रिक से आप इजीली याद रख सकते हैं इस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कितने पार्ट्स आते हैं हमारे? 5 आर्म्स आते हैं, ठीक है। इनमें से वो कौन सा नहीं है? वेरी सिंपल, आंसर इज IMF, ओके। क्वेश्चन थर्ड, मैच द फॉलोइंग। आपको इनके ईयर से क्या करना है? मैच करना है। मे बी आपने यहाँ पे वीपो ना पढ़ा हो, पर हमने और पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ रखे, ठीक है। सबसे इजी पॉइंट इसमें से ढूंढो, फिर उससे करने की कोशिश करेंगे एलिमिनेट। IBRD 1944 में बना था। मैं इसी ऑप्शन को देख के ही मैं जो अपना आंसर टिक कर सकती थी। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, 1944 में बना था, तो मेरा ऑप्शन आ गया एक, ठीक है। फिर भी आप ये ईयर्स जो है याद रखेंगे, मैंने ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में ईयर्स भी यहाँ पे लिख रखा था, मेंशन था, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क अंडर द WTO। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी लग सकता है, पर मैंने इजीली समझाया। मैंने कुछ आपको 4 प्रिंसिपल समझाए थे। सबसे पहला प्रिंसिपल तो हमने देखा ही था रेसिप्रोसिटी, राइट, गिव एंड टेक। और हमने क्या देखा था? नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, यानी कि मोस्ट फेवर नेशंस वाला पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जो इसके डिसीजंस होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, तो बाइंडिंग एंड इनफोर्सिबल कमिटमेंट यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर आएगा ACD, ओके। आप सोच रहे होंगे कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं कि वो बेनिफिशियरी है, प्रोटेक्टिव है, बेनिवोलेंट है, हो सकता है, बट ये WTO की टर्मिनोलॉजी का पार्ट नहीं है, इसलिए एलिमिनेट हो जाएंगे ये, ठीक है। आपको बस ये 4 प्रिंसिपल्स याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO? एनीवन? क्या ये ट्रेड एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करवाता है? हमने देखा था ट्रेड नेगोशिएशन करवाता है, तो बिल्कुल होगा। डिस्प्यूट तो इसका मेजर फंक्शन है, तो ये भी होगा। क्या ये ट्रेड पॉलिसीज को रिव्यू करवाता है? ट्रेड मॉनिटरिंग वाला पॉइंट हमने देखा था, तो यहाँ पे क्या होगा? आंसर नॉट पूछा है, तो आंसर नंबर यहाँ पे आंसर C हो जाएगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है? ये आपके IMF का फंक्शन, ओके। तो यहीं तक था आपका पूरा वर्ल्ड बैंक एंड WTO। हमने ये आज कंप्लीट डिटेल में समझा है, कॉन्सेप्ट्स, एग्रीमेंट्स, प्रिंसिपल्स और एग्जाम पॉइंट्स के साथ हमने ये समझा है, ठीक है। ये टॉपिक हमारी UGC नेट कॉमर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट है, इसलिए इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे कंसिस्टेंट।